जय हिंद। मुंह की मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन का अगर सारा आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं 20 क्वेश्चन में से आपका कितना जवाब सही होता है। अगर नहीं पता हो तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन दिखते जाएगा। वो सब में से सारा क्वेश्चन एक एक करके देखते जाएं। तो चलिए आपके सामने अभी एक वीडियो प्ले हो रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पहला आपका है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी में है प्लांक, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 में है फेराडे। इसका सही जवाब प्लांक होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। यह क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। आप यह क्वेश्चन इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने है, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। इसका पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है कांच, चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, कब मापा था। इस तरह से भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति कब मापा था। पहला ऑप्शन में है 1776, दूसरा ऑप्शन है 1676, तीसरा ऑप्शन है 1876, चौथा ऑप्शन है 1867। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1676। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यह है, सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 5 क्या है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रिज्म, चौथा ऑप्शन है विकिरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन नंबर 6 में, एक चम्मच को टेढ़ा दिखता है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिबिंबन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है धारण, ऑप्शन नंबर डी है केंद्र बिंदु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा होता है। और क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह लिखा हुआ है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर 1 ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में 1 से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी में 1 से कम है, ऑप्शन नंबर डी में 0 है।
इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में लिखा हुआ है, रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना, इस तरह से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय प्रवर्तन। सेकंड ऑप्शन है बी में प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी में प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी में प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ये, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। ऑप्शन नंबर ए में है अभिलंब की ओर झुकती है और कम गति हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है अभिलंब से दूर होता है और कम गति हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब की ओर तीव्र गति हो जाता है, उसका गति स्पीड हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 में है अभिलंब से दूर और तीव्र गति हो जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब से दूर होता है और तीव्र गति हो जाता है, उसका गति तीव्र हो जाता है, स्पीड हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यह लिखा हुआ है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं, उसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे बताए थे गति तीव्र हो जाता है यानी बढ़ जाता है। इसका सही जवाब होगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर में बी में है घटती है और फिर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी में घटती है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ये बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों को झुकाव को कहा जाता है। पहला ऑप्शन में अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन में प्रसार, तीसरा ऑप्शन में प्रतिबिंब, चौथा ऑप्शन में है डिफ्लेक्शन। इसका सही जवाब होगा अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तन सबसे कम होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है तेल, तीसरा ऑप्शन है हवा, चौथा ऑप्शन है हीरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा। इसका सही जवाब होगा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को डैश कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं। अपर्चर बोलते हैं, मुख, धुरी बोलते हैं, पॉल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में फोकस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस। इसका सही जवाब होगा फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं आगे। यह लिखा हुआ है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका सवाल ये है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है, फार्मूला। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, यार बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए में है यार इजिकल टू f/2, ऑप्शन नंबर बी में है f इजिकल टू 2r, ऑप्शन नंबर सी में है r इजिकल टू 2f और ऑप्शन नंबर 4 में है यार इजिकल टू f। इसका सही जवाब होगा यार इजिकल टू 2f, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं। 15 में यह है कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में है विसरण, ऑप्शन नंबर बी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर 4 में है अपवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई डैश होती है। इस सवाल को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है। पहला ऑप्शन में धनात्मक, दूसरा ऑप्शन में ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन में शून्य होता है, चौथा ऑप्शन में है अपरिमित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये, धनात्मक। एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, अवतल लेंस की नाभीय लंबाई होती है। जिस तरह से आप 16 क्वेश्चन नंबर देखें, उत्तल लेंस वहाँ पे था, यहाँ पे चेंज करके अवतल लेंस दिया हुआ है। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई होती है। पहला ऑप्शन में धनात्मक, दूसरा ऑप्शन में ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन में शून्य होता है, चौथा ऑप्शन में अपरिमित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने में दिख रहा होगा, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी में शून्य, ऑप्शन नंबर 4 में अनंत। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में यह लिखा हुआ है, पहले डैश दिया हुआ है, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन में इसका इस तरह से भी पढ़ते हैं, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है बेलनाकार, दूसरा ऑप्शन है उत्तल अवतल, तीसरा ऑप्शन है अवतल और चौथा ऑप्शन में है उत्तल। तो किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। इस तरह से यहाँ पे खाली स्थान पे अवतल डाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिखने लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यह है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ देते हैं, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हाइपर मेट्रोपिया, दूसरा ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरा ऑप्शन है मायोपिया, चौथा ऑप्शन है अस्ट्रिस्मय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 20 देख चुके हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यही था। अगर सारा क्वेश्चन को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।